क्लास गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग, सॉरी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबको मेरी आवाज आ रही है? इज माई वॉइस क्लियर? ठीक है। आप में से कितने लोग का स्कूल या कॉलेज स्टार्ट हो चुका है? कोई है जिसका स्कूल या कॉलेज स्टार्ट हो गया है? आई थिंक 11th वाले तो अभी फ्री है ना, कि हो गया है? टाइमिंग क्या है आप लोग का? 11 से कितने बजे तक? कितने बजे से कितने बजे तक है? मोस्टली 4 4:30 तक सब लोग फ्री हो जाते हैं ना। मैंने सोचा 4 4:30 तक आप लोग फ्री हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा 4:30 से ऐसा लेक्चर रख सकते हैं फिर हम लोग रात में, फिर आप थोड़ी और पढ़ाई भी कर सकते हैं, है ना? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो फिर सिर्फ फिजिक्स का लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्स लॉ स्टडी किया था, याद है आप लोग को? क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? कूलम्स लॉ, बराबर। क्या आप बता सकते हैं कूलम्स लॉ किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? किस रीजन के लिए हम लोग कूलम्स लॉ इस्तेमाल करते हैं? यस, जल्दी जल्दी जल्दी। कूलम्स लॉ किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हाँ, फोर्स फाइंड करने के लिए। किधर फोर्स फाइंड करने के लिए? किसके बीच में? किसके बीच में? टू फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये बात सब लोग को पता चल गई थी पिछले लेक्चर में। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? 1/4πε0 Q1 Q2/r², बराबर। This formula is for free space slash air slash vacuum, बराबर। आई होप सब लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। एप्सिलॉन नॉट देखने के बाद, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? क्या नाम है इसका? एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है? वेरी गुड, परमिटिविटी। याद आया? ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये सब बातें सब लोगों ने अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है, चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ के ही बारे में। बट आज हम बात करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और हम वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि याद है जब मैंने कूलम्स लॉ कल पढ़ाया था तो मैंने आपको यह बोला था कि कूलम्स लॉ आप लोगों को फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बताता ही है, पर वो साथ ही साथ आपको फोर्स का, ये जो फोर्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका वो आपको मैग्नीट्यूड तो बताएगा ही, प्लस वो आपको उसका डायरेक्शन भी बताएगा। तो क्या हमने कल डायरेक्शन वायरेक्शन के बारे में बात की थी? नहीं की थी। तो आज जरा वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते हैं,
और वेक्टर फॉर्म में जरा डायरेक्शन वगैरह चेक कर लेते हैं। उसके पहले मैं जरा एक डायग्राम बना लूं आप लोगों के लिए, ठीक है? थोड़ा डायग्राम अच्छी तरह से समझे। सपोज कीजिए ये आपका है वाई एक्सिस, सपोज कीजिए ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है? एक एरो मार्क इधर, एक एरो मार्क इधर। सपोज कीजिए कि एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है इस तरह से। ये जो चार्ज यहां पे रखा हुआ है ए पॉइंट पे, उनका नाम है प्लस Q1। सपोज कीजिए एक और चार्ज यहां रखा हुआ है बी पॉइंट पे, उनका नाम है प्लस Q2। और ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है ओरिजिन, ठीक है? कितने लोगों को पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये याद है? मैथमेटिकल मेथड चैप्टर में मैंने आपको एक वेक्टर के बारे में पढ़ाया था जिसका नाम पोजीशन वेक्टर है। याद है सब लोगों को? एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी इंसान का किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताता हो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसको बोला जाता है क्या? पोजीशन वेक्टर, बराबर? तो क्या मैं Q1 नाम के चार्ज का पोजीशन वेक्टर बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा? ऐसे, ये देखिए, ओरिजिन पकड़िए, Q1 को ज्वाइन कीजिए और इस वेक्टर को नाम दीजिए R1 वेक्टर। वापस ओरिजिन पकड़े, Q2 वाले बंदे को ज्वाइन करें और इसको नाम दें R2 वेक्टर। क्या है भाई R1 वेक्टर, R2 वेक्टर क्या है? R1 वेक्टर and R2 vector are the position vectors for charge Q1 and Q2 respectively। आपके दिमाग में एक सवाल भी आ सकता है कि सर क्यों पोजीशन वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट लाना क्या जरूरी था? क्या बिना पोजीशन वेक्टर के इन्वॉल्वमेंट के हम वेक्टर फॉर्म नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते, क्योंकि जब भी आप वेक्टर फॉर्म में बात करोगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा बंदा कहां लोकेटेड है। और वेक्टर में अगर कौन सा बंदा कहां लोकेटेड है ये बात अगर आपको पता करनी है तो पोजीशन वेक्टर का सहारा तो लेना पड़ेगा। परंतु किसी बच्चे का डाउट ये था कि सर, एग्री करता हूं मैं आपसे कि मुझे पोजीशन वेक्टर का सहारा वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ा, पर सर मेरा एक डाउट है। मैंने बोला क्या? बच्चा बोलता है कि सर कूलम्स लॉ में तो हमें इस बात में इंटरेस्ट होना चाहिए कि Q1 चार्ज और Q2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है। माने कि बच्चे का सवाल यह था कि सर जहां तक हमने कूलम्स लॉ कल पढ़ा तो कूलम्स लॉ में तो हमें इस बात में इंटरेस्ट होना चाहिए कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, यानी कि ये डिस्टेंस जो अभी आपने बनाया। हमें इस बात से थोड़ी ना कोई मतलब है कि ओरिजिन से Q1 कितनी दूरी पे है और ओरिजिन से Q2 कितनी दूरी पे। हमें तो इस बात से मतलब होना चाहिए कि Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है, क्योंकि अगर हमने कल कूलम्स लॉ पढ़ा तो कूलम्स लॉ में ये R क्या था? This R was the distance between both the charges। तो सर हमने पोजीशन वेक्टर का अगर हम इन्वॉल्वमेंट नहीं भी करेंगे सर तो भी बात बन जाएगी। परंतु अगर आपने मैथमेटिकल मेथड्स ठीक से पढ़ा है तो शायद आप ये समझ चुके होंगे कि ये डायग्राम देख के आप एक्चुअली बता सकते हो कि पोजीशन वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट क्यों जरूरी है। क्योंकि याद है हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, ये एक वेक्टर वो एक वेक्टर, तो आप ए बी के बीच के वेक्टर का नाम बता सकते हो। आप ए बी के बीच के वेक्टर को या तो R12 बोल सकते हो
या तो आप उसको R21 बोल सकते हो इफ यू हैव स्टडीड मैथमेटिकल मेथड। R12 कब बोलना है, R21 कब बोलना है, या यस पायल एंड किसने लिखा, आई थिंक हाँ पायल ने लिखा, बिल्कुल सही पायल, आपने जो अभी लिखा है बिल्कुल सही है। R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं। याद है डिस्प्लेसमेंट में मैंने ये समझाया था, जब मैं आपको ये पढ़ा रहा था, मोशन इन अ प्लेन पढ़ा रहा था, तो हमने डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे भी ऐसा कार्यक्रम किया हुआ है, आपको अगर याद आ रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए पोजीशन वेक्टर्स में बात करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब सर R12 लिखना है कि R21 लिखना है, वो मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूं, उसके पहले जरा कुछ बातें समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि इस Q1 नाम के बंदे ने Q2 नाम के बंदे पे एक फोर्स लगाई, तो वो फोर्स ऐसी लगाई, बराबर है ना। अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो एरो मार्क तो ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल सही है। लिखने का तरीका देखिए, F21, बिल्कुल अच्छी तरह से बात को समझना है सब लोगों ने। F21 का मतलब ये है जिसके ऊपर फोर्स लगती है उस बंदे का नाम पहले, जो बंदा फोर्स लगाता है उसका नाम बाद में। वापस में रिपीट करता हूं, F21 जो मैंने अभी लिखा, F21 जो मैंने अभी लिखा, उसका मतलब है फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। पढ़ना सीखिए, जितने जल्दी पढ़ेंगे उतने जल्दी सीखेंगे। अगला एग्जाम्पल, अगर B वाले बंदे ने यानी कि Q2 वाले बंदे ने Q1 पे फोर्स लगाई तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। और कैसे लिखेंगे, जो मार खाता है वो पहले और जो मारता है वो बाद में। सिंपल सी बात है, मार खाने वाला पहला, मारने वाला सेकेंडली। तो अब इसके यहाँ पे कैसे लिखेंगे, व्हाट विल बी F12 वेक्टर, it will be force on Q1 by Q2। क्या सब लोगों को F21 और F12 लिखना समझ में आया, कैसे लिखना है? ये किसी को डाउट है इस चीज में? ऑल आर ओके अबाउट इट? डन। F21 और F12, जो मार खाता है वो पहले, जो मारता है वो बाद में। डन, क्लियर? ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी ने कहा कि F21 कैसे लिखोगे या F12 कैसे लिखोगे, चलो लिखते हैं उसको, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए, सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूं F21 वेक्टर। लिखने का तरीका देखिए, 1/4πε0, मल्टीप्लीकेशन का साइन डालिए, Q1 Q2 लिखिए, नीचे आप लिखेंगे R21 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R21 का कैप। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझिए, क्या कर रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से देखना है सब लोगों ने। सबसे पहली बात तो ये चीज क्या है, अगर आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट वापस पढ़ा है तो आपको पता है, दिस थिंग इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। अगर आपको पता होगा तो हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप जैसे 3 यूनिट वेक्टर्स उस चैप्टर में अच्छे खासे से यूज करके बैठे हुए हैं, बराबर। पर यहां पे हम आई कैप, जे कैप और के कैप का यूज ना करते हुए हमने हमारा खुद का एक यूनिट वेक्टर बनाया जिसको नाम दिया R21 कैप। और ये R21 कैप वेक्टर जो है ये हमारे इस वाले फोर्स के हिसाब से लिखा गया है। अगर आप कहीं ना कहीं टेक्स्ट बुक्स ओपन करेंगे तो मैंने बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में ऐसा भी देखा है, इसके बदले R12 कैप भी लिखते हैं, भले ही यहां पे 21 लिखा हो, यहां पे 21 लिखा है
और कोई कोई टेक्स्ट बुक्स में 1-2 यूनिट वेक्टर पुट करते हैं, कोई गलत बात नहीं है, कोई भी गलत बात नहीं है। आपको समझना है कि 2-1 और 1-2 लिखने से अच्छा आप क्या बोलना चाहते हैं पहले वो समझे, ठीक है। आपको हरदम याद रखना है कि द कूलम्स फोर्स, जो भी आपकी कूलम्स फोर्स है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, द कूलम्स फोर्स acts along the line joining the two charges। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब क्या, मतलब क्या, एग्जाम्पल के तौर पे जरा हम यहां पे आते हैं। आप इस वाले फोर्स की बात कर रहे हो, तो ये वाला फोर्स कैसे लगेगा, ए से बी तक जाएगा। ये देखिए ए से बी तक गया, बराबर है, दिख रहा है, ए से बी तक। ए से बी तक मतलब आप कहां से कहां जा रहे हैं, आप 1 से लेके 2 तक जा रहे हैं। आपको इस लाइन पे आना पड़ेगा। वैसे मैं वही समझा रहा हूं आप लोगों को कि आप इस वाले टेंशन में ना पड़िए कि R12 लिखना है कि R21 लिखना है। आप ऐसे भी लिखा तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, आपने ऐसे भी लिखा तो भी सही माना जाएगा। बस आपने एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि आपने एक यूनिट वेक्टर लगाया तो क्यों लगाया, आपने एक यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने के लिए लगाया, ठीक है। आयुष पूछ रहे हैं सर वाई वी आर स्क्वेयरिंग R21, क्या आपको पता नहीं है आयुष फॉर्मूला क्या है कूलम्स लॉ का, 1/4 Q1 Q2/R²। तो नीचे R12 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। आपको मुझे उल्टा डाउट ये पूछना चाहिए कि सर मॉड क्यों लगाया। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि यहां पे मैं सिर्फ इतने पार्ट में मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। मैंने पूरी की पूरी डायरेक्शन की जिम्मेदारी किसको दे दी है, यूनिट वेक्टर को दे दी है। तो मैं डायरेक्शन को लेकर टेंशन क्यों लूं, जब पूरी की पूरी डायरेक्शन की जिम्मेदारी यूनिट वेक्टर ने ले ली है। तो इतने पार्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना चाहता हूं। अगर आपको पुरानी यादें ताजा करनी है तो समझो अगर मैंने कभी आपको लिख दिया ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप, तो 2 क्या है, तो 2 क्या है, मैग्नीट्यूड है, आई कैप क्या है, डायरेक्शन है। वैसे ही आप इसको देखो, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो मैग्नीट्यूड है और बाहर जो चीज रखी है वो यूनिट वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। चलिए चलिए, अगर हम फोर्स ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, अभी तो समझा है सूरज, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन लाइन जॉइनिंग के डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट एग्जांपल से शायद आपको बेहतर समझ में आ जाए। R12 वेक्टर विल बी 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर इनटू R12 का कैप। कंफ्यूजन किधर है पता है क्या, कंफ्यूजन किधर है मैं आपको समझाता हूं। कंफ्यूजन इधर है, F12 का मतलब पहले क्या है, पहले ये समझ लो। कंफ्यूजन कहां होता है और क्या लफड़ा है पहले वो समझो। F12 का मतलब क्या पता है, F12 का मतलब है फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, यही है ना। जो मार खाता है वो पहले, जो मारता है वो बाद में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R12 देन, फोर्स का डायरेक्शन कहां से कहां तक जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फ्रॉम Q2 टू Q1। इसलिए मैंने बोला आप क्या लिखते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे टेक्स्ट बुक यहाँ 2-1 लिखते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट बुक, जैसे बहुत सारे टेक्स्ट बुक क्या करते हैं मैं वो आपको समझाता हूँ। बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स क्या करते हैं, अगर आप कभी पुरानी टेक्स्ट बुक्स ओपन करके देखेंगे तो वो क्या करते हैं, जरा एक क्विक रिकैप करते हैं, खाली आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। यही सेम चीज अगर आप सम अदर टेक्स्ट बुक में देखोगे
तो कैसा लिखा हुआ जरा देखते हैं। ऐसा लिखते हैं वो लोग, फोर्स 1 2 लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, यहां तक बराबर लिखेंगे। इनटू करने के बाद यहां R21 कैप कर देंगे। अब मुझे बताओ उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, बताओ। ये पढ़ो, ये देखो क्या लिखा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम Q2 टू Q1, बराबर दिखते हैं। इसलिए मैं आपसे क्या बोलने वाला हूं, इसलिए मैं आपसे बार बार क्या रिपीट कर रहा हूं, आप इस कंफ्यूजन में ना पड़े कि R12 लिखना है कि R21 लिखना है। इन चीजों को नामकरण बोलते हैं, नामकरण। नामकरण करने की फ्रीडम आपके पास है, आप करो आपके हिसाब से नामकरण, कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला। बस आप एक काम करो ना, आप लिख दो, आप लिख दो कि इस चीज का मतलब क्या है। बोल दो ना कि मेरा इस चीज का कहने का मतलब है कि मेरे फोर्स की डायरेक्शन Q2 से Q1 जा रही, काम खत्म हो गया। आप लिख दो ना, F12 का मतलब है कि फोर्स Q1 पे लग रहा है बाय Q2। क्या ये चीज सही है? बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या ये चीज सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट। बच्चा किधर कंफ्यूज होता है, बच्चा सोचता है F12 लिखा, यहां पे R21 क्यों लिखा, यहां पे R12 क्यों लिखा, बच्चा ऐसे सोचता है। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, 1 2 2 1 के चक्कर में फंसना है कि नॉलेज लेना है, नॉलेज लेना है। हाँ या ना, क्या आपको बात समझ में आ रही है? हम खुद को ही कंफ्यूज करके ले लेते हैं, एक्चुअली कंफ्यूज करने लायक कुछ है ही नहीं। दिमाग में चीजें क्लियर रखो, कौन किस पे हमला कर रहा है वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, फोर्स किस पे लग रही है, फोर्स लग रही है Q1 पे, कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा Q2 से लेके Q1 तक, वही तो लिखा है। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, ऊपर आ जाओ, फोर्स कौन किस पे लगा रहा है, चलो आप लोग मुझे बताओ इसके लिए, टेल मी फॉर दिस। यस, इसमें बताओ फोर्स किस पे कौन लगा रहा है, दिस इज फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। तो बताओ ये कैसे होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फ्रॉम कहां से कहां तक, बोलो कहां से कहां तक, बोलो। फोर्स लग रही है Q2 पे और Q1 लगा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन कहां से कहां तक होगी, चलो चलो चलो, फोर्स की डायरेक्शन कहां से कहां तक होगी, फ्रॉम Q1 टू Q2। नॉलेज मिल गई, नॉलेज मिल गई सब लोगों को, बराबर। क्या अभी इस टेंशन में बैठोगे कि 2 1 लिखना है कि 1 2 लिखना है, कि आपको पता है कि फोर्स कहां से कहां तक लग रही है। नामकरण करने दो, नामकरण कोई कुछ भी कर रहा है करने दो, आपको क्या फर्क पड़ता है, आप आपके हिसाब से लिखो। डन, ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद द वेक्टर फॉर्म नाउ, एनी डाउट्स, किसी को कोई डाउट है, साक्षी पाठक, और कोई, खाली ऐसी हाँ ना नहीं बोलना है, सच में समझा है तो हाँ ना बोलना है, ऐसी हाँ ना नहीं करना है, पक्का। डन। अभी यही सेम चीज सिर्फ नामकरण करना जरूरी है क्या, नामकरण तो करना पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा 1 to 2 या 2 to 1। मॉडुलस आप तब लगाते हैं जब आप मैग्नीट्यूड बताना चाहते हैं, तो वो जो मैंने ब्लैक कलर के ब्रैकेट में डाला है वो पार्टी सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रही है, और हमारा यूनिट वेक्टर सिर्फ अलग से डायरेक्शन बता। सर मतलब कोई भी नंबर लिख सकते हैं, हाँ कोई भी नंबर लिख सकते हैं साई, बट क्या आपने मेरी बात सुनी, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, पर ये बताइए कि आप उसको क्या बोलना चाह रहे हैं, आप वो बंदा क्या बताता है वो आपको बताना पड़ेगा ना। आप खाली लिख के नहीं छोड़ सकते, R21 R12 लिख के मत छोड़ो, आप सामने वाले को बताओ कि मैंने R21 लिखा है, पर मेरे R21 का मतलब क्या है, मेरे R21 का मतलब है कि फोर्स का डायरेक्शन Q1 से Q2 जा रहा है, आप सामने वाले को बताओ। Whenever you're writing the vector form, tell them that what does it mean, don't just leave it. Are you getting my point everybody? क्लियर है? क्रिश आप डायरेक्शन अज्यूम कैसे कर सकते हैं क्रिश, हाउ कैन यू अज्यूम अ डायरेक्शन, अगर Q1 Q2 पे हमला कर रहा है तो डायरेक्शन Q1 से Q2 ही होगी ना, आप कैसे अज्यूम कर लोगे।
साक्षी पाठक, मैंने बार बार एक चीज क्लियर कर दी, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा मतलब आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो। मैंने पहले ही चीजें क्लियर कर दी हैं। वॉट एवर यू आर राइटिंग इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर नामकरण। आप क्या नामकरण चाहते हैं? F21 लिखने का मतलब फ्रॉम फोर्स जिस पे लग रही है और फोर्स जो लगा रहा है। अगर आपको यहां पे R21 पसंद नहीं आ रहा, R12 लिखना है, लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस मेंशन कर देना कि ये डायरेक्शन क्या से क्या है, खत्म। इज इट क्लियर? प्लीज डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। यहां पे अगर आप अपने आप को कंफ्यूज करोगे तो भारी में मुश्किल में पड़ जाओगे। चलो मैं आपको एक और चीज समझाता हूं, देखो ये मुझे पता ही है क्योंकि बहुत सारे लोग पुरानी बुक होती है, पुरानी बुक में 1-2 लिखा है, इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। समझ करो मैंने ऐसे लिखा R21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, या फिर मैंने ऐसे लिखा ही नहीं, मैंने डायरेक्टली लिखा R स्क्वायर इंटू R12 का कैप। अब मैं बता रहा हूं साफ साफ, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स फोर्स ऑन Q2 by Q1. This means direction of force from Q1 to Q2. अब मुझे बताओ, इतना लिखने के बाद क्या सामने वाला इंसान कंफ्यूज हो सकता है? बता दिया ना अपने सामने वाले को कि मैं जो लिखा हूं उसका मतलब क्या है, मैंने बता दिया सामने वाले को, खत्म हो गई बात। कैन आई मूव फॉरवर्ड? एज एवरीबडी अंडरस्टूड? साक्षी पाठक, अरे साक्षी पाठक आपसे बार बार इसलिए पूछा क्योंकि शायद आपने व्हाट्सएप पे मुझसे डाउट पूछा था, बराबर है? यही डाउट था शायद आपका व्हाट्सएप पे, आपने पूछा था ना, किसी और ने पूछा, पता नहीं। अच्छा कॉल किया था आपने, चेक किया। अब देखो यहाँ पे मैंने F21 लिखा है, यहाँ पे भी F21 लिखा है, पर ऊपर R21 लिखा है, नीचे R12 लिखा है। आपकी मर्जी, आप कैसे नामकरण करना चाहते हैं बस बता दो। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। सिंपल है, आप अपने हिसाब से उसको चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। अगली जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम मैं आपको बता देता हूं। उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत ही बढ़िया टॉपिक, अच्छी तरह से समझना, इसके ऊपर हमें एक न्यूमेरिकल भी करना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपसे क्या कहना चाहता है? प्रिंसिपल सुपरपोजिशन आपसे ये कहना चाहता है कि सपोज करो कि यहां पे एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज। इस चार्ज का नाम Q2 है, इस चार्ज का नाम Q3 है, इस चार्ज का नाम Q4 है और ये वाले चार्ज का नाम Q1 है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सपोज कीजिए कि Q1 नाम का चार्ज, Q2 का नाम का चार्ज Q1 पे हमला करता है इस तरह से, ठीक है। साक्षी पाठक, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में आई थिंक पिछले लेक्चर में अमन ने डाउट शायद पूछा था, तो मैंने उसी वक्त क्लियर कर दिया था कि 36 टाइम्स ज्यादा होती है फोर्स, ठीक है। वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल के माध्यम से आपके टेक्स्ट बुक में समझाया गया है, तो आई थिंक आप जब टेक्स्ट बुक रीड करते हैं तो उतना आप देख सकते हैं। आई थिंक अमन, आपने ही शायद, अगर अमन प्रेजेंट है तो शायद अमन ने ही लास्ट लेक्चर में डाउट पूछा था, और मैंने बताया भी था कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में 36 गुने का फर्क होता है। पेज नंबर अगर आप देखना चाहते हैं तो ये पेज 193 के ऊपर आप इजीली चेक कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है
10.3 नाम का। वो एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि आप ये समझ सकें कि आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स में फर्क कितना है, जिसके बारे में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन कर रखा है। साक्षी पाठक का अगला डाउट है कि सर मैग्नीट्यूड का एक बार बात समझाइए। देखिए साक्षी, क्या होता है जब भी आप किसी वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं तो आप वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी लिखते हैं, ठीक है। तो जब मैं यहां पे आपको बात कर रहा हूं तो ये जो पार्ट आप यहां से यहां तक देख रहे हैं, ये पार्ट आपको मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी दे रहा है, और ये जो पार्ट आप यहां पे देख रहे हैं ये आपको डायरेक्शन के बारे में जानकारी दे रहा है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ में लिखना ही तो वेक्टर फॉर्म होता है। इज इट क्लियर साक्षी? Sakshi, you have to reply fast. Is it clear? चलिए, साक्षी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, तो अब मैं आपसे ये कह रहा था कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देख रहे थे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना। ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, ये चार्ज Q4 है, यहां पे एक चार्ज है उसका नाम है Q1। मैंने आपसे ये कहा कि Q2 नाम का बंदा Q1 पे हमला करता है, Q2 नाम का बंदा भी Q1 पे हमला करता है इस तरह से, और Q4 नाम का बंदा भी हमला करता है Q1 पे इस तरह से। आपका नाम है Q1। हमला करता है का मतलब आप समझ रहे हैं? आई वॉन्ट टू से दैट Q2, Q3 and Q4 exert force on Q1। अब किसी बच्चे का डाउट ये है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि Q3, Q4 और Q1 मिलके Q2 पे हमला कर रहे हो, उस पे फोर्स लगा रहे हो सकता है, पर मैं आपको एक कंडीशन कंसीडर करने के लिए बोल रहा हूं। आई जस्ट वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि यहां पे हम एक कंडीशन ले रहे हैं, और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि हम ऐसा मान रहे हैं कि ये तीनों इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और अगर किसी ने हमसे पूछ लिया दैट हाउ मच फोर्स is applied on Q1 by Q2, Q3, Q4, अगर ये सवाल हम लोग से पूछ लिया जाए तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। पहली बात तो आपको ये समझना, मैंने अभी तक से ये बताया ही नहीं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। सिर्फ मैं आपको एक सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमारे पास एक Q1 नाम का चार्ज है, और Q1 नाम के चार्ज के ऊपर तीन अलग अलग चार्जेस फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली हमें यह बताना है कि तीनों चार्जेस मिलके Q1 पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग वी विल बी यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या सब लोग के दिमाग पे ये क्लियर है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, अभी समझाऊंगा। क्यों यूज करते हैं ये सब लोग के दिमाग में क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी, is everybody okay with why do we use principle of superposition? पक्का? नो डाउट्स इन दैट? हाँ जी पायल, Q1 भी एक्सर्ट कर सकता है, मैंने वही समझाया। मैंने एक पर्टिकुलर सिनेरियो कंसीडर किया कि जिसमें हम Q1 पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन ही ऐसा है कि हम Q1 पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट आर वी कैलकुलेटिंग? वी आर कैलकुलेटिंग एक्सर्ट का मतलब होता है अप्लाई करना। एक्सर्ट का मतलब होता है अप्लाई करना। Q2, Q3 और Q4 एक्सर्ट फोर्स ऑन Q1 का मतलब वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। Q1, Q2, Q3, Q4 Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं, हमें निकालना है कि तीनों मिलके कितना फोर्स लगा रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब अगली चीज आपने क्या नोटिस करनी है
कि अगर Q3 Q1 पे फोर्स लगाता है तो उसको लिखा कैसे जाएगा? F जो मार खाता है वो पहले, जो मारता है वो बाद में। F जो मार खाता है पहले, जो मारता है वो बाद में। F जो मार खाता है वो पहले और जो मारता है वो बाद में। यस। अगर मैं निकालना चाहता हूं F नेट ऑन Q1 तो मुझे करना पड़ेगा वेक्टर F12 को ऐड विथ वेक्टर 13 विथ वेक्टर 14। इस चीज को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। यानी कि आप सारे के सारे वेक्टर को ऐड करें। व्हाट इज एफ नेट? एफ नेट का मतलब क्या होगा? व्हाट इज नेट? कभी आप कोई चीज खरीदते हैं उस पर लिखता है नेट टोटल। नेट का मतलब क्या होता है? टोटल। द वर्ड नेट मीन्स टोटल। तो आपने कैसे निकाला? आपने पहले वाले वेक्टर को दूसरे वाले वेक्टर के साथ, तीसरे वाले वेक्टर के साथ ऐड किया। प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू डू द वेक्टर एडिशन और यू हैव टू फाइंड द वेक्टर रिजल्टेंट। क्या मैथमेटिकल मेथड चैप्टर किसी को याद आया? क्या आपको पता है कि आप तीन वेक्टर को डायरेक्टली ऐड तभी कर सकते हो जब वो लोग सेम डायरेक्शन में होंगे, या आप दो वेक्टर को सबट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे? मुझे एक बात बताओ, हमारे पास अभी तीन वेक्टर है, क्या ये तीनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है? नहीं। क्या ये तीनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है? नहीं। तो फिर हम कैसे इनका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे? कुछ याद है? कोई लॉ वगैरह कुछ सिखाया मैंने आप लोग को? अगर दो वेक्टर ना तो सेम डायरेक्शन में हो ना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो आपको कुछ लॉ वगैरह याद आ रहा है? याद आया किसी को? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है आप लोग को? वो दोनों लॉस के फॉर्मूले तो एग्जैक्टली सेम होते हैं। दोनों लॉस के फॉर्मूले तो एग्जैक्टली सेम होते हैं, राइट? याद आ गया? पक्का? हाँ जी। तो एक थोड़ा डेफिनेशन हो जाए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, थोड़ा डेफिनेशन लिख दूं आप लोगों के लिए। क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट what does it states? When a number of charges are interacting, ठीक है, when a number of charges are interacting, the resultant force on a particular charge is given by the vector sum of the forces exerted by individual charges। बस अभी मैंने जितना पढ़ा है ना उसको खाली अंग्रेजी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? पढ़ो जरा। क्या स्टेट करता है? हिंदी में अनुवाद करेंगे तो कैसे बात करेंगे इसमें? वो कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ चार्जेस एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं मतलब आजू बाजू है, और अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है किसी पर्टिकुलर चार्ज पे, तो आप वेक्टर सम करें उन सारे फोर्सेस का जो एग्जर्ट कर रहे हैं हर एक बंदा। यही तो मैं कह रहा हूं। ये देखो, क्या यहां पे बहुत सारे चार्जेस इंटरैक्ट कर रहे हैं? इंटरैक्ट मतलब आजू बाजू है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, और हमने स्पेसिफिकली क्या चूज किया कि हम ये बताएंगे Q1 पे कितनी फोर्स लग रही है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल फोर्सेस निकालो, जैसे कि F12, F13, F14, ये इंडिविजुअल फोर्सेस है। इंडिविजुअल का मतलब कि 2 1 पे कितनी लगा रहा है, 3 1 पे कितनी लगा रहा है, 4 1 पे कितनी लगा रहा है। इन सबको इंडिविजुअल फोर्सेस बोलते हैं। फिर आप इन इंडिविजुअल फोर्सेस का आप वेक्टर एडिशन करें। आप इंडिविजुअल फोर्सेस का क्या करें?
वेक्टर सम करें, ये भी मैंने यहां लिखा हुआ है, ये देखिए, क्या मैंने यहां पे वेक्टर एडिशन नहीं लिखा, रिजल्टेंट नहीं लिखा, डायरेक्टली ऐड ना करें, वेक्टर के हिसाब से ऐड करें, तब आपको टोटल फोर्स मिलेगी उस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर। एक एग्जांपल अभी मैं लेने वाला हूं, तो ये चीजें आपको बहुत बेहतरीन क्लियर होंगी। पर क्या आपको बात समझ में आ रही है? पक्का? पूछ सकते हैं अमन। अमन का डाउट ये है कि क्या सर हमें Q2 पे लगाने वाली फोर्स बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो फिर आप सिनेरियो घुमा देंगे, आप Q3 Q4 Q1 की तरफ से आप Q2 पे फोर्स निकालेंगे। पर मैंने यहां पे एक पर्टिकुलर सिनेरियो कंसीडर किया है कि Q1 पे लगने वाली फोर्स इन तीनों से, आप Q2 पे लगने वाली फोर्स इन तीनों से भी निकाल सकते हो, Q3 पे लगने वाली फोर्स इन तीनों से भी निकाल सकते हो, कोई एक पे फोर्स लगेगी, बाकी लोग फोर्स लगाएंगे, कुछ भी पॉसिबल है। मैंने जस्ट यहां पे एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है आपको समझाने के लिए। बोलिए डन है? एक एग्जाम्पल ले लूं, एक रियल एग्जाम्पल लेके सॉल्व करें तो शायद आपको बेटर समझ में आएगा। बड़े आगे बोलिए, रियल एग्जाम्पल हो जाए एक। चलिए बढ़िया, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, डरना नहीं है। अगर किसी ने मैथमेटिकल मेथड चैप्टर अटेंड नहीं किया तो भी डरना नहीं, अटेंड किया भूल गया तो भी टेंशन नहीं लेना है, सबका खाली ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके पास इस तरह से एक ट्रायंगल है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख रहे हैं। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है सब लोग के पास? इज माय वॉइस क्लियर? पक्का? यस, देयर कैन बी मेनी नंबर ऑफ चार्जेस। तो सूरज, बाकी लोग का तो रिप्लाई है कि मेरी वॉइस क्लियर है। एक बार प्लीज आप अपना इंटरनेट कनेक्शन एक बार चेक कीजिए। ठीक है, सब लोग का रिप्लाई आ रहा है यस 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 यस। ठीक है सूरज, हो सकता है कभी बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़िया। ठीक है, हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारे पास इस ट्रायंगल के 3 जगहें हैं इस तरह से, यानी कि आपके ट्रायंगल के 3 कोने हैं। ठीक है, ये जो कोना आपको ट्रायंगल का दिख रहा है, इस कोने पे एक चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज है मैं आपको पहले उस कोने का नामकरण कर लेते हैं। इस कोने का नामकरण A है, इस कोने का नामकरण B है, इस कोने का नामकरण C है। A पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है, B पे 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है और C पे 4 माइक्रोकूलम का चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से समझना। डिस्टेंस मैं लिख देता हूं, यहां से यहां डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का है, यहां से यहां डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर का है और यहां से यहां डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन A ड्यू टू B एंड C। क्या सब लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन पे वो क्या चाहता है हम लोगों से? एवरीबडी इज ओके विद द क्वेश्चन कि हमें ए पे जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स निकालनी है, किसकी वजह से? बी और सी वाले चार्जेस की वजह से। क्या क्वेश्चन सब लोग के दिमाग में क्लियर है? ए पे कितना चार्ज है? 2 माइक्रोकूलम नाम का चार्ज है ए पे, बी पे 3 माइक्रोकूलम है, सी पे 4 माइक्रोकूलम है। इस फोर्स, इन दोनों चार्जेस की वजह से, बी और सी के चार्जेस की वजह से हमें ए पे फोर्स बतानी। ये बंदा और ये बंदा, इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है हमें वो बतानी है। पहले मुझे सब लोग पहले इसका सवाल का जवाब दे दो। इज एवरीबडी ओके विद द क्वेश्चन? हैज एवरीबडी अंडरस्टूड द क्वेश्चन? गिव मी a yes or no for the question. Can I move forward? साक्षी पाठक, प्लीज चेक द डायग्राम। बढ़िया, अब हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है,
कैसे निकालेंगे बिल्कुल ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए कि सी वाला बंदा ए वाले बंदे पे फोर्स लगाएगा। कैसे लगाएगा? ऐसे लगाएगा। ये, और इस फोर्स का नाम क्या होगा? एफ ए सी, राइट? नाउ सपोज करो बी वाला बंदा ए वाले बंदे पे फोर्स लगाता है इस तरह से। क्या नाम होगा? एफ ए बी वेक्टर वेक्टर, बराबर। ऐसे ही बनाते हैं ना फोर्स। फोर्स बनाने में तो किसी को तकलीफ नहीं है ना। ए वाले बंदे पे अगर बी वाला बंदा फोर्स लगा रहा है तो एरो तो ऐसे ही जाएगा, और अगर सी वाला बंदा ए वाले बंदे पे फोर्स लगा रहा है तो एरो तो ऐसे ही जाएगा। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? क्लियर? डन। निकिता ये क्या भेज रहे हैं आप? ओके, नाउ ओके, नाउ अगर मुझे निकालना है एफ टोटल किसके ऊपर? ए के ऊपर, तो मुझे निकालना पड़ेगा एफ ए बी वेक्टर प्लस एफ ए सी वेक्टर, बराबर। सबसे पहले मैं एफ ए बी वेक्टर और एफ ए सी वेक्टर निकाल लेता हूं, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि अपन टोटल कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो फटाफट निकाल लेते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एफ ए बी वेक्टर निकालते हैं। सबसे पहले एफ ए बी वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए, 4 है और चार्जेस 2 और 3 है। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। ठीक है, एफ ए बी, ठीक है, वेक्टर कैसे निकालेंगे? 1/4πε0 क्यू ए क्यू बी अपॉन आर का स्क्वायर, बराबर। एफ ए बी वेक्टर विल बी हाउ मच इज 1/4πε0? 9 इंटू 10⁻⁹, अगर आपको याद आएगा तो। ठीक है, इंटू ए वाले चार्ज की वैल्यू कितनी? ए वाले चार्ज की वैल्यू कितनी? 2 इंटू 10⁻⁻6। याद रखिए आपके पास यहां पे माइक्रो कूलम है। माइक्रो, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है। ठीक है, इंटू बी पे चार्ज कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻6 होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4। तो 4 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अमन का और पायल का आई थिंक एक ही डाउट है। वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर आपने यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा? मैंने यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में इसलिए कुछ क्यों नहीं लिखा क्योंकि मैं इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने में इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, डायरेक्शन हम अलग से फाइंड करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने में इंटरेस्टेड है कि एफ ए बी नाम का फोर्स कितने का है। इज दैट क्लियर पायल एंड अमन? हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पहले मैं सब लोग को पूछना चाहूंगा मैंने क्या क्या सब्स्टिट्यूशन किया, वो सबको समझ में आया? Has everybody understood the substitution? 1/4πε0 की जगह पे 9 इंटू 10⁻9, ये मैंने कल के लेक्चर में बताया था। QA की जगह पे सब्स्टिट्यूशन किया, QB की जगह पे सब्स्टिट्यूशन किया, R की जगह पे
4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, इसलिए 10⁻⁻² का स्क्वायर मैंने यहां पे पुट अप किया. इज दैट क्लियर विद एवरीबॉडी? कैन आई मूव फॉरवर्ड? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड द सब्स्टिट्यूशन? ओके ओके. एफ ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू, पहले इसको थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं. 9 इंटू 10⁻⁹, या फिर सारे नंबर्स को आप एक साथ लिख लीजिए. 9 इंटू 2 कर लीजिए, 10⁻⁹ रख लीजिए, 10⁻⁻6 रख लीजिए. 10⁻⁻6 पहले से ही ऊपर है, इसको होल डिवाइड करें. अभी आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 16 मिलेगा, और आप यहां पे 10⁻⁻4 लिख सकते हैं. 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16. इज इट क्लियर? यहां पे एक 3 मिसिंग है. थैंक यू सो मच. 9 इंटू 2 इंटू 3, क्या ये बिल्कुल सही है? अभी डन 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 डन. आगे कैसे करेंगे? आगे कैसे करेंगे? एफ ए बी वेक्टर बराबर, हम आगे बढ़ सकते हैं अभी. ठीक है. 9 2 जा, या फिर इन सबको बाद में सॉल्व करते हैं. इन सबको बाद में सॉल्व करते हैं. पहले हम आपको पावर्स बता देता हूं. ठीक है, इन सबको बाद में सॉल्व करते हैं. पहले हम पावर्स को चेक कर लेते हैं. पावर कैसे आएगा क्लास? बिल्कुल चेक कीजिए. 10⁻9 पहले से ऊपर है, 10⁻⁻6 पहले से ऊपर है, 10⁻⁻6 पहले से ऊपर है, इनटू 10⁻+4 ऊपर चले जाएगा. क्या आपको दिख रहा है ये पावर में? बिल्कुल सही साक्षी. क्या आपको दिखा? मैंने -4 पावर ऊपर लेके चले गया. दिखा है सब लोग को? यहां पे 9 इंटू 3 2 6 बाय 18, सॉरी 16. ये चलने दो इधर. पावर पहले ठीक ठाक कर लेते हैं. बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए एक एक चीज दिखा रहा हूं. फिर भी कोई स्टेप ना समझ में आए तो प्लीज बोल के रखिए. ठीक है, चलिए. एफ ए बी वेक्टर बराबर, इसको चलने दो. 9 इंटू 6 बाय 16 चलने दो, वो बच्चा भी सॉल्व कर लेगा. पावर देख लीजिए. 10⁻9 -6 +4 कितना बचेगा? 9 -6 +4 कितना बचेगा? -6 +4 कितना बचेगा? बोलिए जल्दी. +1 की -1? बराबर +1. और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आता है? 3.37 आता है. इंटू 10 बचेगा, बराबर. इसका मतलब आपकी फोर्स कितनी आएगी? 33.7 न्यूटन. चेक कर लो. किसी को डाउट है तो मुझे बताओ. ओके, डन. सबको समझा? ये बात सबको समझी? एफ ए बी हमने निकाला है. किसी को डाउट है एफ ए बी निकालने में? ऑब्वियस बात है, फोर्स न्यूटन में रहता है ना. 33.7 न्यूटन, बराबर. -6 अभिषेक माइक्रो से आया. आप चार्ज देख रहे हैं यहाँ पे? 2 माइक्रो कूलम का चार्ज देख रहे हैं? इसको हमने लिखा है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. माइक्रो, इसको माइक्रो पढ़ते हैं. ये जो है ना, इसको माइक्रो पढ़ते हैं. क्लियर अभिषेक? डन. अब हम लोग एफ ए सी निकालेंगे, पर हम लोग नहीं, तुम लोग निकालोगे. तुम लोग मुझे एफ ए सी निकाल के बताओगे विथ ऑनेस्टी. ऑनेस्टी के साथ. तैयार करोगे कि मैं ही करूं? एफ ए सी निकाल के बताओगे? सब लोग चलिए चलिए फटाफट मुझे एफ ए सी निकाल के बताइए. सब लोग एफ ए सी.
डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। We have the answers. बिल्कुल सही। क्या FAC 28.8 न्यूटन आ रहा है? बराबर। चेक कर लीजिए, बराबर। डन। ठीक है, ठीक है, चलिए अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक बार आपने दोनों फोर्सेस निकाल लिए, जरा आप एक बार डायग्राम देख लीजिए कि आपको किस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। अब एक बार आपके पास दोनों फोर्सेस आ गए तो उसके बाद तो काम एकदम सिंपल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक ट्रायंगल था, ठीक है। और अभी आपने क्या किया, अभी आपने दोनों फोर्सेस निकाले, क्योंकि आपको पता चला कि एक बंदे की फोर्स ऐसी लग रही है, ठीक है, और एक बंदे की फोर्स ऐसी लग रही है। पायल वही तो नहीं करना है, दोनों को डायरेक्टली ऐड नहीं करना है। फिर मैथमेटिकल मेथड का कैसे अपन ने काम किया बाबा? ठीक है, यहाँ पे A था, यहाँ पे B था, यहाँ पे C था। इस फोर्स को आपने FAB वेक्टर बोला, इस फोर्स को आपने FAC वेक्टर बोला, बराबर। और आपने FAB वेक्टर की वैल्यू अभी अभी निकाली, कितनी निकाली थी भाई? FAB कहाँ गया? हाँ, ये रहा 33.7 न्यूटन। और आपने अभी अभी FAC की वैल्यू मुझे बताई 28.8 न्यूटन। अब बहुत सारे अपने भाई बंधु लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको ऐड कर देंगे। गलत, गलत। डायरेक्टली ऐड नहीं करना है, वेक्टर के हिसाब से ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? वेक्टर के हिसाब से ऐड करना है। क्या लिखा है यहां पे, पढ़ो। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट एडिशन, दिस इज अ वेक्टर का एडिशन। तो वेक्टर के एडिशन के टाइम आप यूज करते हैं क्या? वेक्टर के एडिशन के टाइम आप यूज करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका फॉर्मूला क्या है? रिजल्टेंट निकालना होता है तो अंडर रूट ऑफ हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा का प्रयोग करते हैं। किसी को याद आया? बेटा भूल तो नहीं गए ना मैथमेटिकल मेथड? याद आया? याद आया? जिसमें जो थीटा होता है वो दोनों वेक्टर के बीच का, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो जरा थीटा हम यहां बना के देखें, किधर होगा थीटा? ये एंगल विल बी थीटा। तैयार? तो हम इसी फॉर्मूले को हमारे अंदाज में कैसे लिखेंगे? एफ टोटल विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ ए बी एफ ए सी कॉस थीटा। चेक कर लीजिए मैंने किस तरह से हमारे स्केलर्स एंड वेक्टर्स के फॉर्मूले को इसमें किया। मतलब इसको मैंने ए मान लिया और इसको मैंने बी मान लिया हमारे फॉर्मूले के हिसाब से, और मैंने पुट अप कर दिया। आया सबको समझ में कैसे हमको मूव फॉरवर्ड करना है? क्लियर है? डन है? अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये थीटा पता है क्या? डू यू नो द वैल्यू ऑफ दिस थीटा? क्वेश्चन में कुछ था थीटा,
ये तुम्हें बोला गया था 4 सेंटीमीटर, ये तुम्हें बोला गया था 3 सेंटीमीटर, ये तुम्हें बोला गया था 5 सेंटीमीटर। अगर मेरी ध्यान से मेरी बात सुनोगे तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, बराबर है। अगर मैं इस ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो cos थीटा की वैल्यू होती है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब cos थीटा की वैल्यू डायरेक्टली आएगी 4/5। टेंशन खत्म, मैंने डायरेक्टली cos थीटा की वैल्यू निकाली। किसी को बात समझी? पहली बात तो ये एंगल के बराबर होगा, और इस ग्रीन वाले ट्रायंगल में अगर आप cos थीटा लगाओगे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज द 90 डिग्री एंगल, ये हाइपोटेन्यूज है, ये एडजेसेंट है। किसी को समझा? पक्का? ठीक है, पुटअप करूं अंडर रूट ऑफ 33.7 का होल स्क्वायर प्लस 28.8 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इंटू 33.7 इंटू 28.8 इंटू कॉस थीटा कितने का? 4/5 का। अगर आप इसको सॉल्व करके आंसर लाओगे वो हमारा एफ टोटल होगा। मैं ये नहीं चाहता आप उसको सॉल्व करो अभी फिलहाल, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपको समझ में आया क्या। सॉल्विंग जहां पे इंपॉर्टेंट होगी वहां दिखा दूंगा, पर मुझे पता है स्क्वेयरिंग वेयरिंग करना तुम्हारे बस का काम है, वो तुम कर सकते हो, पर तुम्हें समझ में आया कि हमें कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए? सब लोग का रिप्लाई नहीं आया मेरे को अभी तक से। बराबर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि, अभी पूछा नहीं, पहले कभी पूछा था कि सर रिजल्टेंट दिखेगा कैसे? ठीक है, रिजल्टेंट दिखेगा कैसे? बिल्कुल ध्यान से देखना, कैसे रिजल्टेंट दिखेगा मैं आपको बताता हूं। अरे अरे, ऐसे ये आपका जो फोर्स है यहां पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो तरह के फोर्सेस थे, एक था एफ ए बी और दूसरा था एफ ए सी। ठीक है, वो दोनों फोर्सेस मैंने यहां पे बना दिए। आई टेक दिस एज एफ ए बी वेक्टर, आई टेक दिस एज एफ ए सी वेक्टर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों के बीच में एक इस तरह का लाइन बनाना है, ये, और ये होगा आपका एफ टोटल वेक्टर, यानी कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर। आई बात समझ में? और एक चीज, आप यहां से थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो। थीटा मतलब ये वाला थीटा नहीं, दूसरे वाला थीटा। थीटा मतलब क्या? डायरेक्शन। अगर किसी ने मैथमेटिकल मेथड मेरे से पढ़ा है तो उसको पता होगा कि डायरेक्शन का मतलब एक्चुअली एंगल होता है। और एंगल किसके बीच में निकालते हैं? एंगल निकालते हैं आपके रिजल्टेंट वेक्टर एंड फर्स्ट वेक्टर के बीच में, अगर आपको याद आएगा। तो अगर मैंने ये एंगल निकाल लिया, दैट इज फाई, जिसको मैं फाई नाम दे रहा हूं, तो मेरे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी आ जाएगा। तो फाई निकालने का फॉर्मूला, बहुत ही बढ़िया कर्ण, फाई निकालने का फॉर्मूला था आर वाई बाय आर एक्स, अगर आपको याद आएगा तो। याद आया? आर वाई बाय आर एक्स। सो आप यहां से भी फाई निकाल सकते हैं इजीली। tan इनवर्स आर वाई बाय आर एक्स बराबर। सो आप यहां से लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ एफ ए सी अपॉन एफ ए बी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहां से इसका एंगल भी बता सकते हैं, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी और फोर्स का डायरेक्शन भी, दोनों कमाल आप यहां से कर सकते हो।
बोलो, कुछ समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? क्लियर? डन? पक्का? एक और करेंगे अभी, चलो करेंगे एक और क्वेश्चन, ठीक है? हो सकता है, हो सकता है फाई की जगह पे अल्फा, बीटा, गामा, आपकी मर्जी, जो एंगल लेना है आप ले सकते हो। मैंने फाई ले लिया, आप जो लेना है वो ले सकते हो, कोई पंगा नहीं है। एक और क्वेश्चन करें, ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे, बराबर है? चलो एक हमारे अनसॉल्व का एक क्वेश्चन है, अनसॉल्व का एक क्वेश्चन है। अभी टाइम है सूरज, होमवर्क नहीं, अभी अपने पास 20 मिनट का टाइम है, मेरे सामने तुम लोग करो, ठीक है? उसमें तुम्हारी अच्छी खासी वाट लग जाएगी। अनसॉल्व का एक क्वेश्चन है हमारे पास, 4 चार्जेस है हमारे पास, ठीक है, ऑफ 6 इंटू 10⁻⁻6, नहीं -8 कूलम्स के, ठीक है? ये चारों चार्जेस एक स्क्वायर के, समझिए ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के 4 कोनों पे रखे हुए हैं सेम चार्जेस। चलिए स्क्वायर को नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है? स्क्वायर का जो साइड है, सब साइड स्क्वायर के वैसे भी बराबर होते हैं, ए। जो स्क्वायर के साइड है ए, उसका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। हमें यह बताना है कि सब पे कितना फोर्स लग रहा है ऑन ईच चार्ज, फोर्स ऑन ईच चार्ज बताना, ठीक है? बट अगर आप सोचेंगे तो अगर आपने किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकाला तो बाकी लोगों पे भी उतना ही लगेगा, क्योंकि सब चार्ज तो सेम है। तो सपोज कीजिए हम डी पे चार्ज पे फोर्स निकालते हैं, ठीक है? चलो, ए वाला जब डी पे हमला करेगा ऐसे हमला करेगा, सी वाला जब डी पे हमला करेगा ऐसे हमला करेगा, बी वाला जब डी पे हमला करेगा ऐसे हमला करेगा। इस वाले का नाम क्या होगा? एफ, मार खाने वाला, मारने वाला, एफ मार खाने वाला, मारने वाला, एफ मार खाने वाला, मारने वाला। आप कोई भी और चूज कर सकते थे, मैंने डी चूज किया, आप ए चूज कर लो। अगर आप ए पे चूज करोगे तो बी सी डी मिलके ए पे हमला करेंगे। आप बी चूज कर लो, ए डी सी मिलके बी पे हमला करेंगे। कोई भी चूज कर लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका आंसर सेम ही आने वाला, ठीक है ना? क्या आपको ये फोर्स के डायरेक्शन सबको समझ में आए? एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द फोर्स का डायरेक्शन? किसी को फोर्स का डायरेक्शन समझाने में तो प्रॉब्लम नहीं है ना? पक्का? बहुत ही बढ़िया क्रिश, बहुत ही बढ़िया, पर मैं वो आंसर सबको बताऊंगा नहीं। चलो अब फटाफट आपने पेन पेंसिल लेना है। सबसे पहले मुझे एफ डी ए, एफ डी बी और एफ डी ए का वैल्यू बताना है आप लोगों ने मुझे। देखते हैं कितने लोग गलतियां नहीं करते हैं। स्पेशली आप गलती करोगे कहां पे? एफ डी बी निकालने में आप गलती करोगे। एफ डी ए और एफ, दोनों डी ए क्यों लिख दिया मैंने? एफ डी सी, डी ए डी बी डी सी, डी सी और डी ए निकालने में गलती नहीं होगी, डी बी निकालने में शायद आपसे गलती हो सकती है। तैयार है सब लोग? करेंगे सॉल्व? बोलो। तीनों से मिलके डी पे फोर्स लगानी है, बराबर? चलिए थोड़ा ऊपर कीजिए, ओके, ये लीजिए। अब बराबर है, चार्ज का वैल्यू दिख रहा है, 6 इंटू 10⁻⁸ कूलम का चार्ज है, 3 सेंटीमीटर का ये है साइड है आपके स्क्वायर का। चलो सबसे पहले मुझे तीनों फोर्सेस की वैल्यू बताओ।
आयुष का आंसर आ चुका है FDA का। आयुष तीनों का सेम होगा? आर यू श्योर? नहीं, FDB का अलग होगा। मैं वही बोल रहा हूं, FDB में आप गलती करोगे। अगर आपने FDA निकाला और आपने FDC निकाला तो आप डिस्टेंस ये इस्तेमाल करोगे दोनों चार्जेस के बीच में। पर जब आप FDB निकालोगे तो डिस्टेंस डायगोनल है, यू हैव टू कैलकुलेट द डायगोनल फर्स्ट। दिस डायगोनल ये कितने का होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, डायगोनल निकालो। वही मैं बोल रहा हूं, आप गलती करने वाले हो। FDA बराबर आएगा FDC के, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/4πε0। आप कोई भी चार्ज ले लो, बराबर है 6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। पर जब आप FDB निकालोगे तो 1/4πε0 6 इंटू 10⁻⁻8 into 6 into 10⁻⁻8, but the distance should be dB का square, that is the diagonal of the square। सबको समझा गलती किधर होने वाली है? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग आप गलती कहां करोगे? ये दोनों फोर्सेस सेम आएंगी। फटाफट मुझे बताओ। FDA बराबर FDC बराबर 36 इंटू 10⁻⁻। -3 न्यूटन, और FDB 18 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। क्या ये दो आंसर्स है? ये दो क्या तीन आंसर्स है? Are you people getting these three answers? बढ़िया बढ़िया। क्रिश, साक्षी बढ़िया, आयुष बढ़िया, दर्शन क्या प्रॉब्लम है? सब लिख के दिया है ऊपर। देखो FDA FDC के बीच का डिस्टेंस देखो, C और D चार्ज के बीच का डिस्टेंस A है, A और D चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी A है, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। पर क्या D और B के बीच का आंसर A है? नहीं, वो डायगोनल है। डायगोनल √3/2 आएगा। डी भी पुट करने वाला आंसर ही आएगा। एवरीबडी कैन आई मूव फॉरवर्ड? पक्का? तीनों आंसर सेम आए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सब लोगों ने बिल्कुल ध्यान से सुननी है, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना, वरना वापस गुम हो जाओगे कहीं ना कहीं पे। अच्छी तरह से मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? हमें सिर्फ इतने स्क्रीन में ही हर चीज
समझ में आ जाएगी। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल कुछ भी और मत सोचना। एफ टोटल अगर निकालना है तो तुम्हें इन तीनों वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। एफ डी ए वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा प्लस विथ एफ डी सी वेक्टर प्लस एफ डी बी वेक्टर। पर तुमने आज तक कभी तीन वेक्टर एक साथ ऐड किए ही नहीं। कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है जो तीन वेक्टर को एक साथ ऐड कर जाए। ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन लगा लो या फिर पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगा लो, उसमें दो ही वेक्टर को एक साथ सॉल्व किया जा सकता है। तो तुम्हें बात को समझना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप बिल्कुल ध्यान से सुनो। स्टेप 1, वेक्टर सम ऑफ एफ डी एंड एफ डी सी सबसे पहले निकालो। किसका निकालो? इसका और इसका वेक्टर सम निकालो। कैसे आएगा पता है? मैं लिख के दिखाता हूं। देखो, समझो उन दोनों का वेक्टर का एडिशन आया एफ आर, ठीक है? कैसे लिखोगे? अंडर रूट ऑफ एफ डी ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एफ डी सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ डी एफ डी सी कॉस 90 डिग्री। क्या आपको पता चल रहा है इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री का है? ये देखो, दिख रहा है? एक और खासियत बताता हूं। जब आप एफ आर वेक्टर निकाल लोगे ना तो एफ आर वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो, एफ आर वेक्टर ऐसा दिखेगा। अरे ऐसा, ये है आपका एफ आर वेक्टर। कौन है एफ आर वेक्टर? एफ आर वेक्टर इन दोनों का मिला के रिजल्टेंट है। किन दोनों का? एफ डी सी और एफ डी ए का, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का। कितने लोगों के दिमाग में बात एंटर हुई? मैंने सिर्फ 2 लोगों को पकड़ के पहले सॉल्व किया। स्टेप 1, ओनली 2 पीपल, एफ डी सी एफ डी ए। कितने लोग को बात समझ में आई? फटाफट फटाफट फटाफट। ओके ओके ओके। अब देख, जादू देख, जादू देख। एफ आर जो होगा ना, एफ आर वेक्टर जो होगा वो सिर्फ होगा एफ डी ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस एफ डी सी वेक्टर का स्क्वायर। क्योंकि ये पूरा टर्म तो बाय बाय बोलने वाला है। क्यों बाय बाय बोलने वाला पूरा टर्म? बहुत ही बढ़िया आयुष, ये पूरा टर्म बाय बाय इसलिए बोल रहा है क्योंकि cos 90 0 होता है। अभी भी समझ में नहीं आया? अभी भी समझ में नहीं आया? क्या तुम यहां से एफ आर वेक्टर निकाल सकते हो न्यूटन में? इतना तो तुम लोग से हो जाएगा। स्टेप 2 सुनने के लिए तैयार? स्टेप 1 सब लोग ने सुना क्या? स्टेप 2 सुनने के लिए तैयार? पता है अब स्टेप 2 क्या होगा? पता है? ये देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो। स्टेप 2, नाउ वी कैन मेक a new vector diagram. How can we make a new vector diagram? Like this and like this. F db vector, F r vector. क्या आपको पता चला? अब हमें इस वाले डायग्राम में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये दोनों तो सॉल्व होके एफ आर बन गए। तो हमने नया डायग्राम बना लिया। देख लो नया डायग्राम, एफ डीबी वेक्टर और एफ आर वेक्टर। नाउ we can see that both vectors are in same direction. क्या दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है? So to find F total we can directly add बोथ। यानी कि आप एफ डीबी को डायरेक्टली एफ आर के साथ ऐड कर सकते हो। कोई मुझे एफ आर की वैल्यू बताएगा सॉल्व करके? अभी के भी आंसर पता चल जाएगा अपने को। पर उसके पहले क्या आपको समझ में आया मैंने किस तरह खेला? डिड यू अंडरस्टैंड हाउ वी वेंट फ्रॉम स्टेप 2?
यस, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग हाउ डिड वी वेंट फॉर स्टेप 2? स्टेप 1 समझा, पहले इसको और इसको सॉल्व किया, एफ आर बनाया, फिर उसके बाद हमें पता चला कि एफ आर और एफ डी बी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बोथ कैन बी डायरेक्टली एडेड। यहां से एफ आर निकालो, तुम्हारे पास एफ आर की वैल्यू होगी न्यूटन में, तुम्हारे पास एफ डीबी की वैल्यू है कुछ तो है, वो 18 इंटू 10 टू द पावर कितनी है, -3 है। कितनी है तुम्हारे पास, 18 इंटू 10 टू पावर -3 न्यूटन है। ये एक है, ये तुम अभी निकालोगे, दोनों को डायरेक्टली ऐड करो, डायरेक्टली बिना कोई एंगल वैंगल, नॉर्मल एडिशन जैसे करते हो वैसे कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझा नहीं समझा? आया ना? कम ऑन, डिड यू अंडरस्टैंड हाउ डिड वी गो फॉर द 3 वेक्टर्स? स्केलर वेक्टर सुना है, मैथमेटिकल मेथड पढ़ा है तो बेटर समझ में आ रहा होगा, अगर उसको छोड़ दिया रहेगा भाई तो फिर टेंशन वाला काम है। 2 vectors in the same direction can be directly added up. Done? करेंगे होमवर्क इतना? Will you do a homework like this? ठीक है, ये आपने कंप्लीट करना है, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, ये आपने मुझे सॉल्व करके भेजना है। एक और क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, वो भी आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अरे मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, वेट करो। ओके, ये होमवर्क है। आपको डी पे जो चार्ज है उस पे लगने वाली फोर्स बतानी है ए बी सी की वजह से। करेंगे ट्राई होमवर्क में, ऊपर वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है, नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। करेंगे पक्का? अगर आपने ऊपर वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व कर लिया, ये टॉपिक आपके लिए खत्म हो जाएगा, सुपरपोजिशन आपको आ जाएगा, ठीक है। डन? ऑब्वियसली क्रिश आपको फोर्स ही ढूंढना है, मैंने डिस्टेंस वगैरह सब दे दिया आपको, फोर्स ढूंढना है आपको, पक्का? ओनली फिजिक्स लेक्चर है आज, ठीक है। आप चाहिए तो अभी बैठ के ये होमवर्क कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। सब पूरा ट्रायंगल का तीनों साइड 3 सेंटीमीटर का है, ट्रायंगल का तीनों साइड 3 सेंटीमीटर का है। अभी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, थोड़ी देर में आपके ग्रुप पे पीडीएफ आ जाएगी, फटाफट बैठना है। अगर टाइम है, कुछ और काम नहीं है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी के अभी ये सॉल्व करना है। डन? सूरज आएगा, ग्रुप पे आएगा, एंट्रेंस का लेक्चर जब होगा ग्रुप पे आएगा, क्योंकि इवनिंग में सारे के सारे टाइम होने की वजह से थोड़ा लफड़ा हो रहा है। वी विल फिगर आउट अ टाइम टेबल, पर आप लोग को इतना याद रखना है, इवनिंग में कुछ ना कुछ तो होगा, या तो उड़ान होगा या तो इंटेंसिटी या इन्फिनिटी होगा, ठीक है। आपने ये बात अच्छी तरह से दिमाग में रखनी है। इसके पहले के क्वेश्चन में सिर्फ फाइनल आंसर बताना है, पूरा सॉल्व किया तो भी चलेगा, ठीक है। ग्रुप पे अपडेट आएंगे, ग्रुप पे नजर रखा करो, टाइमिंग चेंज होता है, टाइमिंग बदलता है, कभी शाम में लेक्चर है, कभी क्या है, स्टे अपडेटेड ऑन द ग्रुप।
आ रही है बात समझ में सब लोग को? ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय। एक ही लेक्चर है आज, फिजिक्स का लेक्चर था बस, और कोई लेक्चर नहीं है। ठीक है, चलो बाय।